हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि थर्मोडायनामिक्स यहाँ पर स्टार्टिंग से हो रहा है, एकदम बेसिक से हो रहा है। और प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कार्नोट्स थ्योरम के बारे में बात किया था। फिर वहां पर हमने देखा था कि किसी भी रिवर्सिबल साइकिल के लिए टेम्परेचर रेशियो क्या होगा। एंड आफ्टर दैट हमने रिवर्सिबल इंजन के लिए एफिशिएंसी कितना होगा उसका हमने एक्सप्रेशन देखा था। फिर रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप के लिए भी रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर एंड रिवर्सिबल हीट पंप के लिए भी हमने सीओपी का एक्सप्रेशन देखा था। तो ये सभी चीज हमने प्रीवियस सेशन में देखा था। अब आज के इस सेशन में हम लोग उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के सेशन में हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका क्लॉसियस इनइक्वालिटी, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। क्लॉसियस इनइक्वालिटी। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए, देखते हैं। देखिए माय डियर, क्लॉसियस इनइक्वालिटी। देखिए क्लॉसियस इनइक्वालिटी जो होता है ये बेसिकली हमें ये बताता है कि कोई भी साइकिल रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। इस क्लॉसियस इनइक्वालिटी से हमें ये पता चलेगा कि कोई भी साइकिल रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। ओके, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर आप क्या लिखेंगे, देखिए दिस इनइक्वालिटी, this inequality tells whether the cycle is reversible or irreversible, reversible और irreversible। इससे हमें यही पता चलेगा। तो फिर बात आता है कि कैसे पता चलेगा। कोई भी साइकिल अगर हमें दिया हुआ है, अब वो साइकिल रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो फिर क्लॉसियस इनइक्वालिटी का कहना है, ध्यान से देखिएगा, क्लॉसियस इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट है द साइक्लिक इंटीग्रल, द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by t is less than equal to 0, is less than equal to 0। यही है आपका स्टेटमेंट ऑफ क्लॉसियस इनइक्वालिटी। क्लॉसियस इनइक्वालिटी का कहना है द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by t is less than equal to 0। दैट मीन्स आप क्या लिखेंगे, dq by t एंड इसका साइक्लिक इंटीग्रल जो होगा ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यही है आपका क्लॉसियस इनइक्वालिटी। अब यहां पर देखिए क्लॉसियस इनइक्वालिटी जो आप देख पा रहे हैं, यहां पर साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब क्या है। तो यहां पर माय डियर फ्रेंड साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब है, इंटीग्रल का मतलब आप समझते हैं एडिशन, और यहां पर साइक्लिक वर्ड लगा हुआ है, दैट मीन्स पूरे साइकिल के लिए, यानी पूरे साइकिल के लिए dq बाय टी का जो समेशन होगा, पूरे साइकिल के लिए dq बाय टी का जो समेशन होगा वो या तो 0 से कम होना चाहिए या तो 0 के बराबर होना चाहिए। यही कहना है क्लॉसियस इनइक्वालिटी का। आप बोलेंगे कि ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया, बट ये बताइए कि रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल कैसे हमें मालूम चलता है। तो देखिए, ये आप मान लीजिए कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq बाय टी का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, और यदि ये वैल्यू इफ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq बाय टी ये इक्वल टू 0 हो जाता है। मान लीजिए कि किसी साइकिल के लिए आपने dq बाय टी का साइक्लिक इंटीग्रल निकाला, मतलब आपने dq बाय टी का समेशन किया पूरे साइकिल के लिए,
और वो वैल्यू 0 आ जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि साइकिल आपका रिवर्सिबल है, साइकिल इज रिवर्सिबल। ओके, एंड यदि इफ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq/t आप निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और ये वैल्यू यदि लेस देन 0 हो जाता है माय डियर फ्रेंड, इसका मतलब है कि साइकिल इररिवर्सिबल है, साइकिल इज इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल। बात समझ में आ रहा है? यही है आपका क्लॉसियस इनइक्वालिटी। ओके, इस इनइक्वालिटी के हेल्प से हमें ये पता चल जाएगा कि हमें जो साइकिल गिवन दिया गया है, जो दिया गया है, वो साइकिल आखिर में रिवर्सिबल है या इररिवर्सिबल है। ओके, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अब प्रूफ करके देखते हैं कि रिवर्सिबल साइकिल के लिए साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq/t का वैल्यू 0 कैसे होता है, और इररिवर्सिबल के लिए लेस देन कैसे होगा, ये हम लोग अब यहाँ पर प्रूफ करके देखेंगे। तो आइए मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग अब रिवर्सिबल साइकिल के लिए यहाँ पर प्रूफ करेंगे। ओके, तो आइए माय डियर, मान लीजिए कि एक साइकिल है जो कि रिवर्सिबल है। ये आपका सोर्स टेम्परेचर है T1, और ये आपका रिवर्सिबल इंजन है, और आप जानते हैं कि इंजन साइकिल पे वर्क करता है, दैट मीन्स ये रिवर्सिबल साइकिल पे वर्क कर रहा है। ओके, और यहां पर आपका सिंक टेम्परेचर है, दिस इज T2। ये साइकिल आपका रिवर्सिबल है। अब देखिए, ये रिवर्सिबल इंजन जो है, ये सोर्स टेम्परेचर से Q1 हीट ले रहा है एंड सिंक टेम्परेचर पर Q2 हीट रिजेक्ट कर रहा है, और फिर ये इंजन, ये रिवर्सिबल इंजन हमें वर्क भी प्रोवाइड कर रहा है। ये आपका एक इंजन है जो कि रिवर्सिबल साइकिल पे वर्क कर रहा है। तो आइए माय डियर फ्रेंड, यहां पर हम लोग ध्यान से देखेंगे। इस रिवर्सिबल साइकिल के लिए हम लोग dq/t का साइक्लिक इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं, dq/t का साइक्लिक इंटीग्रल। ध्यान से देखेंगे, dq/t का साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हीट डिवाइड बाय टेम्परेचर का समेशन पूरे साइकिल के लिए। ठीक है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq/t को आप क्या बोलेंगे? इसका ये मतलब हुआ कि हीट बाय टेम्परेचर का जो रेशियो होगा, हीट और टेम्परेचर का जो रेशियो होगा, वो पूरे साइकिल के लिए जितना भी होगा सभी को हम लोग ऐड कर देंगे। यानी इसे आप सिंपली बोलेंगे कि दिस इज द समेशन ऑफ, दिस इज द समेशन ऑफ हीट बाय टेम्परेचर फॉर होल साइकिल, पूरे साइकिल के लिए, फॉर होल साइकिल। अब यहां पर देखिए, ये जो आपका रिवर्सिबल साइकिल दिया हुआ है, तो यहां पर हीट बाय टेम्परेचर का कितना वैल्यू आ रहा है? आप क्या बोलेंगे? सर यहां तो हमें दो ही हीट दिख रहा है, एक बार हीट ऐड हो रहा है यहां पर। ओके, एक बार यहां पर देखिए हीट ऐड हुआ है, एंड यहां पर देखिए हीट रिजेक्ट हुआ है। इस साइकिल के लिए एक बार हीट ऐड हुआ है और एक बार हीट रिजेक्ट हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो दो ही हीट हमें मिल रहा है। ओके, और ये जो हीट ऐड हो रहा है सिस्टम में Q1, ये किस टेम्परेचर पर ऐड हो रहा है? तो आप क्या कहेंगे कि सर T1 टेम्परेचर पर ऐड हो रहा है। तो इस रिवर्सिबल साइकिल के लिए हमें एक रेशियो मिल गया, एक रेशियो हमें मिल गया Q1/T1, Q1/T1 हमें रेशियो मिल गया। ओके, फिर देखिए, इस रिवर्सिबल साइकिल से हमारा Q2 हीट रिजेक्ट हो रहा है, Q2 हीट रिजेक्ट हो रहा है। ओके, और ये हीट जो रिजेक्ट हो रहा है वो किस टेम्परेचर पर रिजेक्ट हो रहा है? तो आप क्या कहेंगे कि सर T2 टेम्परेचर पर रिजेक्ट हो रहा है। यानी यहां से हमें एक और रेशियो मिल रहा है, हीट और टेम्परेचर का एक रेशियो और मिल रहा है Q2/T2।
तो इस पूरे साइकिल में हमें सिर्फ दो रेशियो मिल रहा है, Q1/T1 एंड Q2/T2। इसी तरह जितने भी किसी भी साइकिल में जितना भी रेशियो होगा, उन सभी रेशियो को आप निकालकर सभी का समेशन कर देंगे, वही आपका साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dQ/T का वैल्यू हो जाएगा। ओके, अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर आपने Q1/T1 क्यों लिखा, Q1/T2 क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो माय डियर फ्रेंड, ये जो Q1 हीट ऐड हो रहा है सिस्टम में, ये हीट T1 टेम्परेचर पर ऐड हो रहा है, इसीलिए रेशियो इस हीट का करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कौन सा है, T1 है। उसी तरह ये Q2 हीट जो रिजेक्ट हो रहा है, ये किस टेम्परेचर पर, T2 टेम्परेचर पर। तो इस Q2 का करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कौन सा है, T2 है, इसीलिए हम लोग Q2/T2 लिखेंगे। ओके, तो चलिए माय डियर फ्रेंड, यहां पर इस साइकिल के लिए हम लोग अब साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dQ/T का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि यहां पर दो रेशियो हमें मिला, Q1/T1 प्लस Q2/T2, ऐसा आप लिखेंगे, दो रेशियो मिला। लेकिन अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना है, इस रिवर्सिबल साइकिल के लिए Q1 हीट ऐड हो रहा है, Q1 हीट सिस्टम में ऐड हुआ। जब सिस्टम में हीट ऐड होता है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, तो Q1/T1 पॉजिटिव होगा। लेकिन इस रिवर्सिबल साइकिल के लिए आपका Q2 हीट, ये जो Q2 हीट देख रहे हैं, ये सिस्टम से रिजेक्ट हो रहा है, सिस्टम से बाहर जा रहा है, तो इस हीट को हम लोग निगेटिव लेंगे, यानी यहां पर आप -Q2/T2 लिखेंगे। बात समझ में आ गया? ओके, चलिए अब यहां से देखते हैं। सो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dQ/T इज इक्वल टू Q1/T1 माइनस Q2/T2। ओके, यहां तक हमने देख लिया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहां पर साइड में ध्यान दीजिए। आप किसका निकाल रहे हैं, रिवर्सिबल साइकिल का निकाल रहे हैं। फॉर रिवर्सिबल साइकिल, तो रिवर्सिबल साइकिल के लिए प्रीवियस सेशन में ही हमने बात किया था कि रिवर्सिबल साइकिल के लिए टेम्परेचर रेशियो कितना होगा। यानी आपने देखा था Q1/Q2 इज इक्वल टू, आपने क्या देखा था, T1/T2, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं Q1/T1 इज इक्वल टू Q2/T2। ये आपने देखा था प्रीवियस सेशन में, मैंने बताया था आपको। ये वैल्यू होता है किसके लिए, रिवर्सिबल साइकिल के लिए। और यहां तो आपको रिवर्सिबल साइकिल दिया हुआ है, इसका मतलब कि इस साइकिल के लिए Q1/T1 और Q2/T2 दोनों सेम होगा। और यहां पर देखिए माय डियर, ये किसका डिफरेंस है, Q1/T1, Q2/T2, और ये दोनों तो आपस में बराबर होगा इस साइकिल के लिए। सो आप क्या लिखेंगे, सो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dQ/T इज इक्वल टू Q1/T1 माइनस Q2/T2 किसके बराबर होगा, तो Q1/T1। सो द वैल्यू ऑफ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dQ/T कम्स टू बी 0। 0 आ गया माय डियर, किसके लिए, रिवर्सिबल साइकिल के लिए। और यही आपको प्रूफ करना था, यही मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था आपको कि अगर किसी साइकिल के लिए साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dQ/T का वैल्यू 0 आ जाता है, दैट मींस वो साइकिल आपका रिवर्सिबल साइकिल है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अगर कोई स्टूडेंट्स प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले आप प्रीवियस सेशन देख लीजिए, तो फिर यहां पर आपको समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलिए, मैंने यहां पर जो भी आपको थर्मोडायनामिक्स में अभी तक पढ़ाया है वो मैंने आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया है। अभी तक मैंने कोई भी चीज स्किप नहीं किया है, फुल सिलेबस मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको जितना पढ़ा दूंगा, अगर वो आप अच्छे से कर लेते हैं
तो फिर आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सभी क्वेश्चंस थर्मोडायनामिक्स के आप आसानी से बना पाएंगे। ओके, चलिए, तो रिवर्सिबल साइकिल के लिए हमने प्रूफ कर दिया। अब हम लोग देखते हैं इरिवर्सिबल साइकिल के लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि इरिवर्सिबल साइकिल के लिए जो हमने देखा कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq बाई टी का वैल्यू लेस देन 0 होगा। तो कैसे, आइए इसे प्रूफ करते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। देखिए, ये आपका सोर्स टेम्परेचर है, दिस इज योर सोर्स टेम्परेचर T1। ये आपका सिंक टेम्परेचर T2, और इस टेम्परेचर लिमिट के बीच में दो इंजन हम लगा रहे हैं। दो इंजन आप यहां पर लगा दीजिए, दिस इज फर्स्ट इंजन, और एक इंजन हम लोग यहां पर और लगा देंगे। ओके, मान लीजिए कि ये आपका E1 है फर्स्ट इंजन, और ये आपका सेकेंड इंजन है E2। ओके, बहुत ही अच्छा। फर्स्ट इंजन आपका रिवर्सिबल है, फर्स्ट इंजन इज रिवर्सिबल एंड सेकेंड इंजन इज इरिवर्सिबल। सेकेंड इंजन इज इरिवर्सिबल। ओके, हमने सेम टेम्परेचर लिमिट लिया और सेम टेम्परेचर लिमिट में हमने दो इंजन को लगा दिया। एक रिवर्सिबल साइकिल पे वर्क कर रहा है और एक इरिवर्सिबल साइकिल पे वर्क कर रहा है। ओके, और इस दोनों ही साइकिल को हमने सेम हीट इनपुट सप्लाई कर दिया। सेम हीट इनपुट हमने सप्लाई कर दिया Q1, और इस इंजन को भी हमने Q1 सप्लाई कर दिया। अब देखिए, आपने दोनों इंजन को सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया है, तो क्या दोनों इंजन सेम अमाउंट ऑफ वर्क देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि एक रिवर्सिबल है और एक इरिवर्सिबल है। और आपने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया है कि सेम टेम्परेचर लिमिट में यदि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजन हो तो वहां पर रिवर्सिबल साइकिल का एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है। तो यहां पर रिवर्सिबल साइकिल का एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा, और एफिशिएंसी मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि रिवर्सिबल साइकिल ज्यादा अमाउंट में वर्क आउटपुट देगा। मतलब यहां पर देखिए, रिवर्सिबल इंजन W1 वर्क आउटपुट दे रहा है और इरिवर्सिबल इंजन क्या होगा, ये कम वर्क देगा। क्यों? क्योंकि इरिवर्सिबल का एफिशिएंसी कम होता है, तो ये वर्क सप्लाई भी कम करेगा, यहां पर हमें वर्क आउटपुट भी कम मिलेगा। तो उस वर्क को मान लीजिए W2। और आप क्लियरली जानते हैं कि W1 इज ग्रेटर देन W2, क्योंकि एक रिवर्सिबल है एक इरिवर्सिबल है। ओके, अब देखिए, तो फर्स्ट इंजन हीट रिजेक्ट भी करेगा, उस हीट को मान लीजिए Q2, और सेकेंड इंजन भी हीट को रिजेक्ट करेगा, उसे हम लोग मान लेते हैं Q2 इरिवर्सिबल। Q2 इरिवर्सिबल, क्या Q2 और Q2 इरिवर्सिबल दोनों सेम होगा? नहीं माय डियर। क्यों? क्योंकि W1 ज्यादा है तो Q2 क्या होगा, कम होगा। ज्यादा वर्क दे रहा है तो रिजेक्ट कम हीट करेगा, बट इरिवर्सिबल साइकिल कम वर्क कर रहा है तो ये ज्यादा अमाउंट में हीट को रिजेक्ट करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो वही यहां पर मैंने क्या लिखा है कि W1 ज्यादा है, सो Q2 will be less than Q2 irreversible। आई होप कि ये आप अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छी बात है माय डियर, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब यहां पर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq बाई टी का वैल्यू निकालेंगे। किसके लिए? इरिवर्सिबल साइकिल के लिए। ओके, चलिए, लेकिन उसके पहले हम लोग यहां पर देखते हैं, हम लोग यहां पर देख लेते हैं, आपका एक रिवर्सिबल साइकिल भी है यहां पर। तो रिवर्सिबल साइकिल के लिए आप यहां पर क्या बोलेंगे कि सर हम जानते हैं कि Q1 बाई T1 का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू Q2 बाई T2 का होगा।
यहां पर आप रिवर्सिबल साइकिल देख रहे हैं ना जी। तो इस साइकिल के लिए Q1/T1 का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू Q2/T2 का होगा। ओके, अब एक चीज आप ध्यान देंगे, एक चीज आप ध्यान देंगे, ठीक है। यहां पर देखिए, अगर आप इरिवर्सिबल साइकिल के बारे में बात करेंगे तो यहां पर भी हमें Q1/T1 मिलेगा, यहां पर भी हमें Q1/T1 मिलेगा। ओके, तो क्या तो क्या इरिवर्सिबल का जो Q1/T1 होगा, इरिवर्सिबल का जो Q1/T1 होगा, ये वैल्यू Q1/T1 फॉर रिवर्सिबल दोनों तो बराबर होगा ही ना जी। ये दोनों तो बराबर होगा, नहीं होगा बराबर? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमने दोनों इंजन को सेम हीट दिया है, तो दोनों के लिए Q1 सेम है। जब दोनों के लिए Q1 सेम है और टेम्परेचर भी देखिए, टेम्परेचर भी दोनों के लिए सेम है, तो Q1/T1 का वैल्यू दोनों ही साइकिल के लिए सेम होगा। बात समझ में आ गया? ओके, अब आइए, अब हम लोग इरिवर्सिबल साइकिल के लिए साइक्लिक इंटीग्रल निकाल कर देखते हैं। सो dQ/T और इसका साइक्लिक इंटीग्रल क्या होगा यहां पर? तो यहां पर भी देखिए, आपको यहां पर दो रेशियो मिल रहा है। कौन कौन सा रेशियो? एक रेशियो है माय डियर Q1/T1 का, और एक रेशियो आपको मिल रहा है Q2 इरिवर्सिबल बाय T2 का। दो रेशियो आपको भी यहां पर मिल रहा है, यहां पर भी आपको मिल रहा है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे देखिए, सो दिस इज इक्वल टू Q1/T1 प्लस Q2 इरिवर्सिबल बाय T2। फिर वही चीज देखिए, यहां पर Q1 हीट ऐड हुआ है सिस्टम में, साइकिल में, तो पॉजिटिव होगा, और Q2 इरिवर्सिबल सिस्टम से बाहर जा रहा है, देखिए सिस्टम से बाहर जा रहा है ये हीट, तो ये निगेटिव में होगा। तो आप यहां पर क्या लिख देंगे? -Q2 इरिवर्सिबल बाय T2। ओके, तो यहां से आप क्या लिखेंगे? सो Q1/T1 माइनस Q2 इरिवर्सिबल बाय T2। ओके, अब देखिए, ये जो Q1/T1 आप यहां पर देख रहे हैं, ये किसके लिए है? ये है रिवर्सिबल के लिए, सॉरी, ये है इरिवर्सिबल के लिए। और इरिवर्सिबल के लिए Q1/T1 किसके बराबर है? ये बराबर है Q1/T1 फॉर रिवर्सिबल, रिवर्सिबल के बराबर है। चाहे आप रिवर्सिबल बोलिए चाहे इरिवर्सिबल बोलिए, दोनों का Q1/T1 सेम होगा। एंड माय डियर फ्रेंड, रिवर्सिबल के लिए आपने क्या लिखा है कि सर Q1/T1 जितना भी होगा वही वैल्यू, उतना ही वैल्यू Q2/T2 का भी होगा। तो क्या हम Q1/T1 के जगह पर Q2/T2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम होगा। ओके, माइनस Q2 इरिवर्सिबल बाय T2। तो यहां से देखिए आप क्या लिख सकते हैं? सो Q2 माइनस Q2 इरिवर्सिबल डिवाइडेड बाय T2, डिवाइडेड बाय T2। और अभी अभी आपने देखा है, सिंस मैंने बताया आपको कि Q2 लेस देन होगा किससे? Q2 इरिवर्सिबल से। यहां पर देखिए, मैंने आपको लिख कर दिखाया है कि Q2 लेस देन Q2 इरिवर्सिबल होता है। इसका मतलब यह है कि Q2 इरिवर्सिबल का वैल्यू, इसका वैल्यू ज्यादा है और इसका वैल्यू कम है। Q2 का वैल्यू कम है और Q2 इरिवर्सिबल ज्यादा है, तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि Q2 इरिवर्सिबल ज्यादा है, तो ये वैल्यू आपका निगेटिव आ जाएगा। दैट मीन्स साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dQ/T इज इक्वल टू निगेटिव, ये निगेटिव आ जाएगा। सो तो आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं? सो डायरेक्ट आप कह सकते हैं
सो डी क्यू बाई टी का साइक्लिक इंटीग्रल ये आपका लेस देन जीरो हो चुका है। निगेटिव का मतलब क्या है? लेस देन जीरो। किसके लिए? फॉर इरिवर्सिबल साइकिल, फॉर इरिवर्सिबल साइकिल। और ये आपका प्रूव हो चुका है, यही हमें प्रूव करना था। तो आप देख पा रहे हैं कि क्लॉसियस इनइक्वालिटी के हेल्प से हम लोग ये बता सकते हैं कि हमें जो साइकिल दिया गया है वो साइकिल रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ये आप बता सकते हैं। तो यही था माय डियर फ्रेंड क्लॉसियस इनइक्वालिटी। ओके, आई होप कि आपको क्लॉसियस इनइक्वालिटी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए माय डियर, अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है ए रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 600 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस। एक रिवर्सिबल हीट इंजन है और वो ऑपरेट कर रहा है 600 एंड 40 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब हीट इंजन के लिए देखिए, हीट इंजन के लिए माय डियर फ्रेंड हाईयर टेम्परेचर कितना है? हाईयर टेम्परेचर कितना है? दिस इज T1। ये है आपका 600 डिग्री सेल्सियस। इसे आप केल्विन में चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा 873 केल्विन। एंड यहां पर आपका एक रिवर्सिबल हीट इंजन है एंड दिस टेम्परेचर इज T2 और T2 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस और इसका केल्विन में वैल्यू कितना आएगा? 313 केल्विन। एंड दिस इज योर रिवर्सिबल इंजन। ये आपका इंजन है जो कि रिवर्सिबल है। ओके, ठीक है। दिस इंजन ड्राइव्स ए रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। आपसे बोला जा रहा है कि ये इंजन एक रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर को ड्राइव करता है। इसका क्या मतलब हुआ जी? ड्राइव करता है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये हुआ कि रेफ्रिजरेटर को जितना अमाउंट ऑफ वर्क चाहिए वो अमाउंट ऑफ वर्क ये सप्लाई कर देता है। तो हम क्या बोलेंगे कि यही रिवर्सिबल इंजन रेफ्रिजरेटर को ड्राइव कर रहा है। ओके, आइए देखिए। तो यहां पर एक रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर है माय डियर। ओके, और ये रेफ्रिजरेटर 40 डिग्री सेल्सियस और -18 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऑपरेट कर रहा है। ओके, सो दिस टेम्परेचर इज -18 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना हो जाएगा? 255 केल्विन। ओके, दिस टेम्परेचर इज T3। और फिर इसका जो हाइयर टेम्परेचर है रेफ्रिजरेटर के लिए वो है आपका 40 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 313 केल्विन। एंड दिस टेम्परेचर इज T4। और ये इंजन इस रेफ्रिजरेटर को ड्राइव कर रहा है, ड्राइव कर रहा है। ओके, मतलब रेफ्रिजरेटर को जितना अमाउंट ऑफ वर्क चाहिए वो किसके द्वारा मिल जा रहा है? इंजन के द्वारा। ओके, स्टिल देयर इज ए नेट वर्क आउटपुट ऑफ 370 किलो जूल। स्टिल मतलब उसके बावजूद ये इंजन रेफ्रिजरेटर को ड्राइव कर रहा है, वर्क दे रहा है, लेकिन वो वर्क देने के बावजूद भी हमें यहां से इस पूरे सिस्टम से हमें 370 किलो जूल का वर्क आउटपुट मिल जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि रिवर्सिबल इंजन ज्यादा अमाउंट में वर्क दे रहा है। मान लीजिए कि ये W1 वर्क दिया जिसमें से W2 वर्क चला गया रेफ्रिजरेटर को, तो फिर भी हमें मिल रहा है कितना? फिर भी हमें 370 किलो जूल का वर्क मिल रहा है। मतलब नेट वर्क क्या होगा? W1 माइनस W2 नेट वर्क, और ये हमें दिया हुआ है 370 किलो जूल। बात समझ में आ गया? वही इस लाइन का मतलब हुआ कि स्टिल देयर इज ए नेटवर्क आउटपुट ऑफ 370 किलो जूल एंड द हीट रिसीव्ड बाय द इंजन इज 2100 किलो जूल। इंजन तो आपका ये है, तो ये कितना हीट रिसीव कर रहा है देखिए।
सो Q1 का वैल्यू 2100 किलो जूल है। डिटरमाइन द कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए देखिए, मान लीजिए कि इंजन हीट रिजेक्ट कर रहा है Q2, रेफ्रिजरेटर ने कूलिंग इफेक्ट कितना है, तो ये मान लीजिए Q3 एंड दिस हीट इज Q4। यही आपका फिगर हो गया और आपको यहां पर Q3 का वैल्यू कैलकुलेट करना है कि Q3 का वैल्यू कितना होगा। बात समझ में आ रहा है? ओके, चलिए। तो यहां पर दोनों ही इंजन कैसा है, रिवर्सिबल है। इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों ही क्या है, रिवर्सिबल है। ओके, रिवर्सिबल है तो हम हीट और टेम्परेचर का रेशियो बराबर कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस Q2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, Q2 का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, फॉर रिवर्सिबल इंजन, फॉर रिवर्सिबल इंजन Q1 by T1 is equal to Q2 by T2। Q1 हमें मालूम है, Q1 कितना है 2100 किलो जूल, T1 कितना है 873 इज इक्वल टू, Q2 हमें नहीं मालूम है और T2 हमें दिया हुआ है कितना 313 केल्विन। सो Q2 का वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा माय डियर फ्रेंड। Q3 का वैल्यू आप कैलकुलेट, सॉरी Q2 का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए कैलकुलेट करते हैं माय डियर। ट्वेंटी 100 इंटू 313 डिवाइड बाय 873, ये आ गया 752.92, 752.92 किलो जूल। यानी हमने Q2 निकाल लिया, हमने Q2 निकाल लिया, बहुत ही अच्छी बात है। अब जब Q2 हम निकाल लिए, देखिए आप सोचिए कि पहले आखिर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हमें Q3 निकालना है। तो Q3 हम कैसे निकाल पाएंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये W2 निकालना पड़ेगा, W2। अब ये W2 कैसे निकालेंगे, तो हमें नेटवर्क आउटपुट दिया हुआ है, तो अगर हम W1 निकाल लेते हैं तो वहां से हम W2 निकाल लेंगे। अब W1 कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें Q2 चाहिए, तो इसीलिए हमने Q2 निकाला। ओके, तो अब यहां से आप W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। Q1 का वैल्यू है 2100, Q2 का वैल्यू है 752.92। तो यहां से देखिए माय डियर, W1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, W1 का वैल्यू देखिए आपका आ जाएगा 1347.08 किलो। ये देखिए, ये हमने W1 निकाल लिया, ठीक है। हमने W1 माय डियर फ्रेंड हमने आसानी से निकाल लिया, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, हमारा W1 निकल गया। अब जब W1 निकला है तो हम लोग सबसे पहले W2 निकाल लेते हैं। W2 कैसे निकालेंगे, वी नो दैट नेटवर्क आउटपुट W1 माइनस W2, ये हमें गिवन है 370 किलो जूल। सो W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 माइनस 370 किलो जूल। सो 1347.08 माइनस 370 किलो जूल। सो W2 क्या हो जाएगा, देखिए W2 1347.08 माइनस 370। तो देखिए आपका W2 आ गया माय डियर 977.08
किलो जूल। तो हमने W2 भी निकाल लिया, हमने W2 भी निकाल लिया। अब देखिए जैसे ही W2 हमें निकला, अब हम Q3 निकाल सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर कैसे निकाल सकते हैं, W2 हमें निकला है तो हम Q3 कैसे निकाल सकते हैं, हमें तो यहाँ पर Q4 भी नहीं दिया हुआ है। तो माय डियर हमें Q4 का कोई जरूरत ही नहीं है, ये रेफ्रिजरेटर रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है। तो रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर का सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, टेम्परेचर के रेशियो में, या सिंपली आप क्या कह सकते हैं Q3/W2। ठीक है, अब देखिए सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर ये क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था आपको, कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट यहां पर Q3 है, डिवाइड बाय वर्क इनपुट W2 है। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हैं सीओपी, और चूंकि ये रेफ्रिजरेटर रिवर्सिबल है तो आप यहां पर टेम्परेचर का भी रेशियो लेकर बनाएंगे। यानी क्या होता है रेफ्रिजरेटर का सीओपी, लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाय हायर माइनस लोअर। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। सो Q3 डिवाइड बाय W2 हमें कितना है 977.08 इज इक्वल टू टी लोअर कितना है 255, 255। टी हायर कितना है जी 313 माइनस 255। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो देखिए कितना वैल्यू आएगा। तो ये आ गया आपका 255 डिवाइड बाय 58। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो Q3 इज इक्वल टू 977.08 इंटू 255 डिवाइड बाय 58। इसको आप सॉल्व कर लीजिए और आपको Q3 का वैल्यू मालूम चल जाएगा। ओके, 977.08 इंटू 255 डिवाइड बाय 58, और ये वैल्यू आ गया आपका 4295.78 किलो जूल। यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। Q3 को ही हम क्या कहते हैं, कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट। और यही आपसे पूछा जा रहा था माय डियर फ्रेंड। तो आप देखिए आपका आंसर आ चुका है। तो यहां पर बस यही ध्यान देना था कि कह रहा था कि ये इंजन रेफ्रिजरेटर को ड्राइव कर रहा है। ड्राइव करने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, फॉर एग्जांपल इंजन, मान लीजिए कि इंजन से हमें मान लीजिए 1000 किलो जूल का आउटपुट मिल रहा है, मिल रहा। फिर आपने क्या किया, वहां पर एक रेफ्रिजरेटर लगा दिया और उस इंजन को उसमें कनेक्ट कर दिया। दैट मींस अब वो इंजन रेफ्रिजरेटर को चलाएगा। और मान लीजिए कि रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए 300 किलो जूल चाहिए। तो अब ये 300 किलो जूल कौन देगा, इंजन दे देगा जी, इंजन प्रोवाइड कर देगा। तो उस अब हमें वर्क, नेट वर्क कितना मिलेगा, पहले हमें 1000 मिल रहा था लेकिन अब हमें कितना मिलेगा 700। तो यही हो गया आपका नेटवर्क आउटपुट, और यही इस क्वेश्चन में बोला जा रहा था। तो इसीलिए हमने इस तरह इसको सॉल्व किया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए माय डियर अब एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने 3 क्वेश्चन लिखा है, बट आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा गया हुआ है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके गेट एग्जाम, आपके इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, एंड डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कहा, 2 रिवर्सिबल हीट इंजन्स। जैसे ही आप रिवर्सिबल वर्ड देखिए ना तो आप खुश हो जाएंगे।
जैसे ही आप रिवर्सिबल वर्ड देखिए तो आप खुश हो जाइए कि चलो अच्छी बात है, हमें रिवर्सिबल इंजन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि दो रिवर्सिबल इंजन है ए और बी, और उस दोनों को यहाँ पर सीरीज में जोड़ा गया है, सीरीज में ऐड कर दिया गया। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपका फर्स्ट रिवर्सिबल इंजन। ओके, ये आपका फर्स्ट रिवर्सिबल इंजन ए, और फिर इसी में देखिए दूसरा इंजन को जोड़ा गया है, सीरीज में बोल रहा है ना जी, सीरीज में बोल रहा है। तो ये देखिए दूसरा इंजन बी है, और ये दोनों रिवर्सिबल है, ये भी रिवर्सिबल है और ये भी रिवर्सिबल है, इंजन बी भी रिवर्सिबल है। ओके, द इंजन ए रिजेक्टेड हीट डायरेक्टली टू बी। ये जो इंजन ए है ये हीट को डायरेक्टली बी में रिजेक्ट कर देता है। तो ध्यान से देखिए, ये इंजन ए Q1 हीट लिया, Q2 हीट रिजेक्ट किया, और यही वाला हीट डायरेक्टली बी को चला जाता है, डायरेक्टली बी को चला जाता है। यही इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, द इंजन ए रिजेक्टेड हीट डायरेक्टली टू बी। इसका मतलब यही हुआ कि जो इंजन ए हीट रिजेक्ट कर रहा है वही सेम अमाउंट ऑफ हीट बी को चला जा रहा है, यानी बी के लिए वो हीट एडिशन हो गया। ओके, अब देखिए, इंजन ए रिसीव्स 300 किलो जूल ऑफ हीट एट 427 डिग्री सेल्सियस। इंजन ए, ये जो इंजन ए है ये 300 किलो जूल हीट रिसीव कर रहा है, मतलब Q1 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 300 किलो जूल, और ये जो हीट रिसीव कर रहा है वो किस टेम्परेचर पर, 427 डिग्री सेल्सियस। दैट मींस ये टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस है फ्रॉम ए हाई टेम्परेचर सोर्स। तो यही है आपका सोर्स, किसके लिए, ए इंजन के लिए। तो चूंकि ये डिग्री सेल्सियस में है तो इसे हम केल्विन में चेंज करेंगे, तो इसमें हम 273 ऐड करेंगे। तो 273 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 700 केल्विन। आप 427 में जब 273 ऐड करेंगे तो ये 700 केल्विन हो जाएगा। ओके, अब इसके आगे पढ़िए, while B reject heat to a sink at 7 डिग्री सेल्सियस। और ये जो B है ये हीट को रिजेक्ट कर रहा है किसमें, सिंक में, कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 7 डिग्री सेल्सियस, यानी सिंक का टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस है। इसे आप केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 280 केल्विन। एंड दिस इज, इसे मान लीजिए टेम्परेचर T3, और ये आपका इंटरमीडिएट टेम्परेचर हो गया T2। ओके, इफ द वर्क आउटपुट ऑफ ए, इस ए इंजन का जो वर्क आउटपुट है इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, बी इंजन का जो वर्क आउटपुट होगा उसका ट्वाइस है। यानी क्वेश्चन में आपको बोल दिया गया है कि डब्ल्यू ए ये ट्वाइस है ऑफ डब्ल्यू बी, ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू बी। देन फाइंड इंटरमीडिएट टेम्परेचर ऑफ ए एंड बी, यानी आपसे T2 पूछा जा रहा है, ये इंटरमीडिएट टेम्परेचर पूछा जा रहा है। एंड सेकंड क्वेश्चन है एफिशिएंसी ऑफ ईच इंजन, दोनों ही इंजन का एफिशिएंसी पूछा जा रहा है। और फिर थर्ड क्वेश्चन है हीट रिजेक्टेड टू सी, सी में देखिए हीट रिजेक्टेड टू सी, दैट मींस ये वाला Q3, ये Q3 आपसे पूछा जा रहा है, आपसे Q3 पूछा जा रहा है। या आप यहां पर सी छोड़ दीजिए, आप यहां पर लिख दीजिए हीट रिजेक्टेड टू सिंक, यानी आपसे Q3 पूछा जा रहा है। तो 3 क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए माय डियर फ्रेंड, ठीक है, यहां पर ध्यान देंगे आप, फॉर इंजन ए, अगर इंजन ए के बारे में बोला जाए
तो इंजन ए क्या है आपका, रिवर्सिबल इंजन है। तो यहां पर इसके लिए जो हीट और टेम्परेचर का रेशियो होगा Q1/T1 उतना ही क्या होगा, Q2/T2 लिखेंगे ना जी। ओके, उसी तरह आपके पास दूसरा इंजन है बी। सो फॉर इंजन बी, और ये इंजन बी भी आपका क्या है, रिवर्सिबल है। तो आप क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, इंजन बी के लिए आप क्या लिखेंगे, Q2/T2 बराबर Q3/T3। Q2/T2 इज इक्वल टू Q3/T3। अब आप इस दोनों को अच्छे से देखिए, Q1/T1 Q2/T2 के बराबर है और Q2/T2 Q3/T3 के बराबर है। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि Q1/T1 Q2/T2 एंड Q3/T3 ये तीनों आपस में बराबर है। ये तीनों आपस में क्या है माय डियर, बराबर है। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब हम क्या करते हैं, इस दोनों को लेकर चलते हैं, इस दोनों को लेकर चलते हैं। ऐसा क्यों, इस दोनों को हम लेकर क्यों चलेंगे, सोचिए, ठीक है। हमें क्वेश्चन में Q1 दिया हुआ है, Q1 का वैल्यू मालूम है, T1 भी मालूम है, T3 मालूम है, Q3 नहीं मालूम है। तो अगर ये दोनों हम लेकर चलेंगे तो क्या Q3 निकल जाएगा, थर्ड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, Q3 डायरेक्ट निकल जाएगा। लेकिन यदि आप इन दोनों को लेकर चलते हैं, Q1/T1 और Q2/T2, तो माय डियर आपको Q2 भी नहीं पता है, T2 भी नहीं पता है, तो कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। बात समझ में आ गया। चलिए, सो Q1/T1 इज इक्वल टू Q3/T3। Q1 हमें है 300, T1 है आपका 700, Q3 हमें निकालना है, T3 है 280। ये देखिए 2 जीरो यहां पर कैंसल आउट हो गया 7 से 40 टाइम्स में, तो हमारा Q3 कितना आ गया, सो Q3 इज इक्वल टू 120 किलो जूल। यानी थर्ड क्वेश्चन, सी नंबर क्वेश्चन हमारा बन गया, थर्ड क्वेश्चन हमारा बन गया, यही हमसे पूछा जा रहा था। तो ये यहां पर जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिखाया है ना, तो ये 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव में सिंगल सिंगल क्वेश्चन पूछेगा। तो एक क्वेश्चन तो हमारा निकल गया, Q3 बराबर 120 किलो जूल। ओके, चलिए, बहुत ही अच्छी बात है माय डियर। अब यहां से हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, हमें Q3 मालूम चल गया, ठीक है। अब यहां से आप वर्क का यूज करेंगे, वर्क ए इज इक्वल टू क्या है, 2 टाइम्स वर्क बी। ध्यान देंगे आप, नाउ work produced by reversible engine A is two times that of work produced by reversible engine B। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और WA कैसे निकालेंगे आप, WA किसके बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे आप, Q1 माइनस Q2। उसी तरह WB किसके बराबर होगा, तो Q2 माइनस Q3। आइए, तो WA क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स WB क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q3। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर हमने इसको क्यों लिया। माय डियर, हमारे पास Q1 वैल्यू है, Q3 अभी अभी निकाला था हमने, तो अगर हम वर्क का एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे तो अब यहां से हम लोग Q2 निकाल सकते हैं। और जैसे ही Q2 निकलेगा फिर हम इंटरमीडिएट टेम्परेचर निकाल लेंगे T2। तो इसीलिए हम लोग वर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आइए इसको सॉल्व कर लीजिए। सो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स Q2 माइनस 2 टाइम्स Q3। ओके, ये Q2 उस तरफ चला गया तो Q1 प्लस 2Q3 इज इक्वल टू 3Q2। Q1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी,
Q1 का वैल्यू आपको 300 है, 300 किलो जूल प्लस 2 टाइम्स Q3, Q3 अभी अभी आपने निकाला 120 इज इक्वल टू 3 टाइम्स Q2, सो 3 टाइम्स Q2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 300 प्लस 240 यानी 540 किलो जूल। सो Q2 इज इक्वल टू 180 किलो जूल। देखिए माय डियर, Q2 हमारा निकल चुका है 180 किलो जूल। अब जैसे ही Q2 हमने निकाला, जैसे ही हमने Q2 निकाल लिया, तो अब आप इसका और इसका रेशियो बराबर कर लीजिए, आपका T2 निकल जाएगा, क्योंकि हमने Q2 निकाल लिया है तो अब T2 निकल जाएगा। सो Q1 बाई T1 इज इक्वल टू क्या है Q2 बाई T2। Q1 हमारा कितना है, Q1 हमारा है 300, T1 कितना है जी 700, Q2 हमने निकाला 180 डिवाइड बाई T2। T1 कितना था जी हमारा 700। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये 2 जीरो कैंसल आउट हो गया, 3 से देखिए ये 60 टाइम्स में कैंसल होगा। सो T2 इज इक्वल टू 420 कैलोरीन, T2 इज इक्वल टू 420 कैलोरीन। और ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इंटरमीडिएट टेम्परेचर। इसी T2 को हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट टेम्परेचर। तो देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लिया है, इंटरमीडिएट टेम्परेचर हमारा निकल चुका है, और हीट रिजेक्टेड टू सिंक भी हमने निकाल लिया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, एफिशिएंसी ऑफ ईच इंजन। ये तो काफी आसान है, हमें तीनों टेम्परेचर पता है और ये दोनों इंजन रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल का एफिशिएंसी हम जानते हैं, ठीक है। तो आइए आप निकाल सकते हैं, यानी बी नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो पहले आप एफिशिएंसी ऑफ इंजन ए निकाल लीजिए, तो आप क्या बोलेंगे 1 माइनस T2 बाई T1। सो 1 माइनस T2 आपने निकाला 420 डिवाइड बाई T1 700। सो ये हो जाएगा 280 बाई 700। तो यहां से आप इसको निकाल लेंगे 28, 7 से 4 टाइम्स में, 7 से 10 टाइम्स में 0.4 यानी 40%। ए इंजन का एफिशिएंसी 40% हो गया, और बी इंजन का एफिशिएंसी क्या होगा माय डियर 1 माइनस T3 बाई T2, ठीक है। लोअर टेम्परेचर बाय हाई टेम्परेचर होता है ना जी, 1 माइनस T3 कितना है जी, T3 है 280 है ना, ओके। 1 माइनस 280 डिवाइड बाई T2 कितना है 420। तो यहां से आपको मिल जाएगा 140 डिवाइड बाई 420, 1/3 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 33.33%। तो दूसरे इंजन का देखिए एफिशिएंसी कितना आ गया 33.33%। ओके, तो यही आपका क्वेश्चन था, और देखिए आपने यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को निकाल लिया है। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जबकि मैक्सिमम न्यूमेरिकल यहीं से पूछा जाता है, तो जो भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा यदि आप उसके सभी चीजों पर ध्यान देते हैं, ठीक है, और आपने यदि अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो ये सभी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, बहुत जल्द बना सकते हैं। इसमें टाइम बहुत कम कंज्यूम होता है, ठीक है, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उतना भास्ट भी नहीं है। ओके, जैसे कि देखिए आज आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट हो चुका है माय डियर। लास्ट टॉपिक था हमारा क्लॉसियस इनइक्वालिटी, तो हमने क्लॉसियस इनइक्वालिटी भी पढ़ लिया, और फिर हमने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिया है। तो अब आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में माय डियर फ्रेंड इंट्रोपी स्टार्ट करेंगे, और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंट्रोपी का न्यूमेरिकल
आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एंट्रोपी के न्यूमेरिकल से बहुत स्टूडेंट को डर लगता है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एंट्रोपी एकदम बेसिक से बताऊंगा, और जिस तरह बताऊंगा, जिस तरह प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको ध्यान से बस देखना है और प्रैक्टिस करना है, तो फिर आपका एंट्रोपी काफी स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, तो अगले सेशन में हम लोग माय डियर एंट्रोपी स्टार्ट करेंगे, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको ये आज का सेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं माय डियर फ्रेंड। थैंक यू। और यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है, सेशन के का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे। ओके, सो थैंक यू माय डियर, थैंक यू, बाय बाय।